यह कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। यह कहानी है उस दृष्टि की, उस इच्छा शक्ति की, उस धैर्य की, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल को चीन में न केवल जड़ें जमाने में मदद की, बल्कि उसे दुनिया की उत्पादन राजधानी बना दिया। यह कहानी हमें दिखाती है कि किस तरह एक आइडिया एक सपने को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि सही साझेदार, सही समय, सही फैसले और सबसे बढ़कर साहस चाहिए। एप्पल की शुरुआत अमेरिका में हुई थी, यह बात सबको पता है। लेकिन एप्पल का साम्राज्य जिस मिट्टी में सबसे मजबूत हुआ, वह मिट्टी अमेरिका की नहीं, बल्कि चीन की थी। स्टीव जॉब्स और टिम कुक दोनों जानते थे कि भविष्य उस देश में है जहां कौशल है, मेहनत है और बड़े पैमाने पर काम करने की मांत्रिकता है। और यह सब चीन के पास था। एप्पल जब छोटा था, तब मौके कम थे, रिसोर्सेज सीमित थे। लेकिन जब दुनिया को एप्पल का जादू दिखना शुरू हुआ, तब असली चुनौती थी उस जादू को इतने विशाल स्तर पर बनाना कि दुनिया की हर जेब में एप्पल का एक उत्पाद पहुंच सके। यहां आता है असल हीरो, चीन की मैन्युफैक्चरिंग पावर। आज हम जिस आईफोन को हाथ में पकड़ते हैं, एप्पल वॉच को कलाई में पहनते हैं, मैकबुक पर काम करते हैं, वो सिर्फ मशीनों से नहीं बनता। वो लाखों मेहनती हाथों, सूक्ष्म इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन के विशाल नेटवर्क और टाइम मैनेजमेंट के असाधारण समन्वय से बनता है। पैट्रिक मैगी की इस पुस्तक में यही बताया गया है, कैसे एप्पल ने चीन को चुना और कैसे चीन ने एप्पल को अपनी गोद में रखा जैसे कोई राजमुकुट। कहानी शुरू होती है स्टीव जॉब्स के उस निर्णय से, जहां उन्हें यह समझ में आया कि अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग कल्चर तेज, सटीक और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका में फैक्ट्रियां थी, लेकिन उनमें वह फुर्ती नहीं थी। इंजीनियर्स थे, लेकिन वह उत्पादन के अनुसार रात दिन बदलकर काम करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ चीन था, जहां फॉक्सकॉन जैसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज हर चीज को तेज, सटीक, अनुशासित और असीम पैमाने पर कर सकते थे। चीन की फैक्ट्रियों में सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि एक सिस्टम था, जहां हर समस्या के समाधान का तरीका पहले से मौजूद होता है। एप्पल के शुरुआती आईफोन का डिजाइन ठीक ठाक था, लेकिन असली जादू तब हुआ जब पहली बार उसे बड़े पैमाने पर बनाना था। स्टीव जॉब्स ने एक रात अचानक फैसला बदल दिया कि स्क्रीन प्लास्टिक की नहीं, कांच की होगी। अमेरिका में यह बदलाव करना 6 महीने ले लेता। चीन में 12 घंटे में शिफ्ट बदल गई। मजदूरों को जगाया गया, लाइनें बदली गईं और लाखों यूनिट्स कांच के साथ बननी शुरू हो गईं। यही चीन की शक्ति है, स्पीड प्लस मास स्केल प्लस डिसिप्लिन। लेकिन यह सिर्फ उत्पादन नहीं था, यह एक गहरी रणनीतिक साझेदारी थी। चाइना को एप्पल से पैसों का लाभ मिला और एप्पल को चाइना से गति मिली, और वही गति पूरी दुनिया को पीछे छोड़ने की ताकत बनी। लेकिन इस साझेदारी के पीछे मानव कहानी भी है। चीन के युवा मजदूर जो गांवों से आते थे, अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करते थे, जो 12-12 घंटे काम करते थे, जिनके डॉर्मेट्री फैक्ट्री के साथ लगी होती थी ताकि समय बर्बाद ना हो। एप्पल की सप्लाई चेन दुनिया की सबसे परफेक्ट सप्लाई चेन बनी, और इसकी धड़कन चीन का मैकेनिकल और मानवीय इंफ्रास्ट्रक्चर था। टिम कुक इस बात को स्टीव जॉब्स से भी बेहतर समझते थे। यही कारण है कि जॉब्स ने अपनी मृत्यु से पहले एप्पल को कुक के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि एप्पल का भविष्य अब उत्पादन के खेल पर निर्भर था, और इस खेल के ग्रैंड मास्टर थे टिम कुक। अब बात करते हैं कि एप्पल ने चीन में सिर्फ उत्पादन नहीं किया, बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली भी बनाया। लाखों नौकरियां बनी, शहर बदले, सपनों के बाजार बने, और चीन का हर क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स से लेकर टेक वर्कफोर्स तक, एप्पल के चलते मजबूत हुआ। धीरे धीरे चाइना और एप्पल का रिश्ता इतना गहरा हो गया कि एक समय ऐसा आया जब एप्पल चीन पर निर्भर हो गया और चीन एप्पल पर। पैट्रिक मैगी इस रिश्ते को एक साइलेंट मैरिज कहते हैं, एक ऐसा विवाह जहां दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और दोनों एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन हर शक्ति के साथ एक छाया भी होती है, और वो छाया है राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, ट्रेड वॉर और राष्ट्रीय सुरक्षा। अमेरिका यह देखकर चिंतित हुआ कि उसकी सबसे कीमती कंपनी, उसकी इनोवेशन का ताज, अब अपने उत्पाद बनाने के लिए चीन पर निर्भर हो गई है। अमेरिका चीन संबंध बिगड़े
और एप्पल दो शक्तिशाली देशों के बीच शतरंज का मोहरा बन गई। लेकिन एप्पल सिर्फ जीवित ही नहीं रही, वो जीतती रही, क्योंकि एप्पल की ताकत सिर्फ हार्डवेयर नहीं बल्कि ब्रांड, अनुभव और पूरी दुनिया का विश्वास है। इस पुस्तक का सार यही है, बिना सही साझेदारी और जमीनी एग्जीक्यूशन के कोई भी आइडिया सफल नहीं हो सकता। एप्पल ने अपने इनोवेशन को चीन की उत्पादन क्षमता से जोड़ा और यही कनेक्शन एप्पल को विजेता बनाता है। एप्पल और चीन इस रिश्ते में एक गहराई है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ उत्पादन, मजदूरी और मशीनों की कहानी नहीं है, ये भविष्य को पकड़ने की लड़ाई है। एप्पल को पता था कि दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी हर साल नहीं हर महीने अपडेट हो रही है, और अगर उसे दुनिया में सबसे तेज, सबसे आधुनिक, सबसे मांग में रहने वाला ब्रांड बनना है, तो उसे ऐसी जगह चाहिए जहां बदलाव को स्वीकार करना मुश्किल ना हो, बल्कि बदलाव ही सिस्टम का हिस्सा हो। चीन यही था, बदलाव उसका स्वभाव था। जहां अमेरिका नई चीजों को अपनाने में समय लेता था, चीन उन्हें अगले ही दिन लागू कर देता था। जहां पश्चिमी कर्मचारी अपने रूटीन में बदलाव को चुनौती समझते थे, चीन के मजदूर उसे अवसर समझते थे। इसलिए एप्पल की फैक्ट्रियां सिर्फ मशीन लाइनों का जाल नहीं, बल्कि एक जीवित सिस्टम की तरह काम करती थी। एक ऐसी इकाई जहां हर व्यक्ति, हर स्क्रू, हर सेंसर, हर मीटिंग एक ही उद्देश्य की तरफ बढ़ते थे, दुनिया का सबसे परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना। एप्पल की सफलता इस वजह से नहीं है कि उसने अच्छा उत्पादन किया, बल्कि इस वजह से है कि उसने लगातार सुधार को जीवन का नियम बनाया। अगर स्क्रू एक माइक्रोमीटर गलत भी है, उसे बदल दिया जाता है। अगर स्क्रीन का कोना शार्प है, डिजाइन तुरंत ठीक होता है। अगर स्ट्रक्चर का कोई हिस्सा 0.1 सेकंड ज्यादा समय ले रहा है, उसकी पूरी लाइन बदल दी जाती है। यह परफेक्शन का स्तर दुनिया में कहीं और नहीं था। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, एप्पल सिर्फ उत्पाद नहीं बनाता, एप्पल अनुभव बनाता है। जब आप आईफोन को हाथ में लेते हैं, जब आप मैकबुक का ढक्कन खोलते हैं, जब आप एप्पल वॉच पहनते हैं, तो आपको लगता है कि यह सिर्फ मशीन नहीं, यह आपकी पहचान का हिस्सा है। इस भावनात्मक कनेक्शन को बनाना आसान नहीं। यह कनेक्शन पैदा होता है जब उत्पादन में सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि सम्मान और गर्व शामिल होता है। चीन के फैक्ट्री मजदूर एप्पल के लिए सिर्फ मजदूरी नहीं करते थे, वे यह जानते थे कि वे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी के लिए कुछ बना रहे हैं। उनकी आंखों में नौकरी नहीं, गर्व था। लेकिन जैसे जैसे एप्पल चीन में बड़ा हुआ, वैसे वैसे उसकी चुनौतियां भी बढ़ी। फॉक्सकॉन शहर जैसे शहर बन गए, सैकड़ों एकड़ का क्षेत्र जहां फैक्ट्रियां, हॉस्टल, मेडिकल सेंटर, खाने के हॉल, ट्रेनिंग यूनिट्स सब एक ही नेटवर्क में थे। इन परिसरों में एक ही दिन में हजारों मजदूरों की भर्ती और ट्रांसफर हो सकते थे। लेकिन इस सिस्टम की एक कीमत भी थी। मजदूरों की जिंदगी मशीन के बराबर तालमेल में चलती थी। 12 घंटे काम, 6 घंटे नींद, कोई निजी समय नहीं, लाइन पर गलती की गुंजाइश नहीं। प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी कि कभी कभी इंसान खुद को भूल जाते थे। यह वह दौर था जब फॉक्सकॉन में मजदूरों ने आत्महत्या करना शुरू किया। इस मुद्दे ने एप्पल को एक कठोर दर्पण दिखाया। सफलता की नींव में सिर्फ महानता नहीं, दर्द भी हो सकता है। टिम कुक और एप्पल को मजबूर होना पड़ा कि वे उत्पादन मॉडल में बदलाव करें। मजदूरों की स्थितियों में सुधार लाया गया, सुविधाएं बढ़ाई गईं, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हुए। लेकिन दूसरी तरफ एप्पल चीन को सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं दे रहा था। एप्पल चीन में एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहा था जहां इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, टूलिंग एक्सपर्ट्स सभी एक साथ विकसित होते गए। एप्पल की वजह से चीन ने तकनीकी निर्माण में वह दक्षता हासिल की जो दुनिया में बेजोड़ है। अगर आज किसी देश को आईफोन जैसा हाई प्रिसिजन डिवाइस बनाना है, तो उसे केवल मशीनें ही नहीं, बल्कि मैनेजमेंट कल्चर, इंजीनियरिंग माइंडसेट और माइक्रो एडजस्टमेंट स्किल की जरूरत होती है, और यह सब चीन के पास अब है, एप्पल के कारण। अब कहानी उस हिस्से में मुड़ती है जहां बदलता हुआ भू राजनीतिक माहौल एप्पल को हिलाने लगता है। अमेरिका को डर है कि उसका सबसे बड़ा टेक सीक्रेट एक ऐसे देश पर निर्भर है जिसे वह राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानता है। चीन को डर है कि एप्पल पर उसकी निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि अगर एप्पल चला जाए तो करोड़ों नौकरियां प्रभावित होंगी। यह रिश्ता प्रेम भी है और डर भी, विश्वास भी है और रणनीति भी। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने
उन्होंने चीन पर ट्रेड वॉर शुरू की, टैरिफ बढ़ाए गए, एप्पल पर दबाव बना कि वह उत्पादन भारत, वियतनाम और मेक्सिको जैसी जगहों में शिफ्ट करे। एप्पल ने कोशिश की, लेकिन यहां उसे कठोर सच्चाई समझ में आई। चीन जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। आप जमीन खरीद सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, मशीनें खरीद सकते हैं, लेकिन आप कौशल को पैसे से नहीं खरीद सकते। आप वर्षों के कठिन अभ्यास से आए स्पीड और एक्यूरेसी के सिंक्रोनाइजेशन को कॉपी नहीं कर सकते। चीन की फैक्ट्रियां सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं है, वे लाखों हाथों की सामूहिक बुद्धि है। और ये बुद्धि अचानक कहीं और पैदा नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी एप्पल ने धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया। भारत में आईफोन 12 से उत्पादन शुरू हुआ, वियतनाम में एयरपॉड्स, मलेशिया में कुछ सप्लाई मॉड्यूल्स, लेकिन असली दिल अभी भी चीन में धड़कता है। और चीन यह जानता है। इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात यह है कि एप्पल और चीन दोनों ने एक दूसरे को मजबूत बनाया, और दोनों को एक दूसरे से डर भी है। एप्पल जानता है कि अगर चीन अपना खुद का एप्पल बना ले तो उसका साम्राज्य चुनौती में पड़ सकता है। चीन जानता है कि अगर एप्पल चला जाए तो उसकी टेक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की चमक कम हो सकती है। इसीलिए यह साझेदारी टूटती नहीं, यह बदलती है, ढलती है, लेकिन चलती रहती है। यह कहानी हमें बताती है कि बिजनेस सिर्फ पैसों का खेल नहीं, यह रिश्तों, भरोसे, मेहनत, सिस्टम और विजन का खेल है। जिसने सप्लाई चेन जीती उसने दुनिया जीत ली, और एप्पल ने सप्लाई चेन को सिर्फ जीता नहीं, वह उसे कला में बदल चुका है। जैसे जैसे एप्पल चीन में अपनी जड़ें मजबूत करता गया, उसके उत्पादों का स्तर और गुणवत्ता दुनिया भर में उसकी पहचान बन गई। लेकिन एप्पल की असली ताकत सिर्फ उसके उत्पादों में नहीं थी, उसकी ताकत उसके सप्लाई चेन इंटेलिजेंस में थी। टिम कुक जब एप्पल के सीईओ थे, तब उन्होंने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जो पूरी दुनिया के लॉजिस्टिक मॉडल की रीढ़ बन गया। कुक ने कहा था, इन्वेंट्री इज फंडामेंटली ईवल, यानी जो चीज गोदाम में पड़ी है वह मर चुकी चीज है। असली ताकत यह है कि आप चीज को ठीक उसी समय और ठीक उसी मात्रा में लेकर आए जब जरूरत हो। यह इतना सरल सुनने में लगता है, पर असल में यह दुनिया की सबसे बड़ी युद्ध रणनीति जैसी जटिलता रखता है। एप्पल ने चीन में हजारों सप्लायर्स का ऐसा नेटवर्क बनाया जो एक ही पल में आदेश, डिजाइन बदलाव, गुणवत्ता जांच और रीशेड्यूलिंग को लागू कर सकता है। और ये काम इंसानों के हाथों से नहीं होता था, ये होता था सिस्टम की सांसें बनकर, डेटा फ्लो बनकर। एप्पल के हर प्रोडक्ट के अंदर सैकड़ों छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और हर पार्ट अलग अलग फैक्ट्री में बनता है। एक पार्ट में 1 सेकंड की देरी, पूरी लाइन रुक जाती है। इसलिए एप्पल ने चीन में सप्लाई चेन को लाइव नर्वस सिस्टम में बदल दिया, जहां हर स्तर पर रियल टाइम मॉनिटरिंग थी। चीन ने भी इस रिश्ते को हल्के में नहीं लिया। उसने एप्पल के लिए हाई स्पीड लॉजिस्टिक कॉरिडोर, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन, हाई ट्रेनिंग टेक वर्कफोर्स तैयार किया। स्कूल और कॉलेज में बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली और माइक्रो इंजीनियरिंग सिखाई जाने लगी। सिर्फ फैक्ट्री नहीं, एक टेक रेडी सिविलाइजेशन तैयार की गई। यह दुनिया के किसी और देश में नहीं हुआ। यही कारण है कि जब एप्पल के कुछ प्रोडक्ट भारत में आने लगे, तब भी एप्पल के सबसे जटिल प्रोडक्ट जैसे प्रो सीरीज, अल्ट्रा वॉच और मैकबुक आज भी चीन में ही बनते हैं। क्योंकि यह सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का सवाल नहीं, यह टेक्निकल परफेक्शन की संस्कृति का सवाल है। लेकिन कहानी यहां और भी रोचक होती है। चीन ने एप्पल से सीखा और एप्पल ने चीन से भी सीखा। एप्पल ने चीन को दिखाया कि परफेक्शन सिर्फ मशीन में नहीं, बल्कि टेस्ट, चेक, ऑडिट और डिजाइन फीडबैक में होता है। चीन ने एप्पल को दिखाया कि संसाधन सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि लोग, अनुशासन और गति में होते हैं। यही साझेदारी चीन को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग इंजन और एप्पल को ग्लोबल डिजाइन आइकन बनाती है। लेकिन हर साझेदारी के साथ खतरा भी आता है। एप्पल का सबसे बड़ा डर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लीक। एप्पल जानता है कि अगर उसकी डिजाइन फिलॉसफी, उसकी निर्माण विधियां, उसके टूलिंग सीक्रेट्स, उसके चिप डिजाइन डॉक्यूमेंट्स कभी भी लीक या कॉपी हो गए, तो एप्पल की अनोखापन खत्म हो सकता है। दूसरी ओर चीन का सबसे बड़ा डर है कि एप्पल कभी चला ना जाए, क्योंकि अगर एप्पल अचानक अपना मैन्युफैक्चरिंग भारत या किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर दे, तो लाखों नौकरियों और शहरों का आर्थिक ढांचा हिल सकता है। यह रिश्ता प्यार से ज्यादा रणनीतिक निर्भरता का रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं, मजबूरी से नहीं, बुद्धिमानी से।
पैट्रिक मगी इस रिश्ते को द गोल्डन हैंडकफ्स कहते हैं, सुनहरा बंधन, सुंदर, चमकीला, लेकिन एक दूसरे को छोड़ने की अनुमति नहीं देता। फिर आता है वह दौर जब चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने लगता है। हुआवे पर केस, टिकटॉक बैन, सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, और इन सब के बीच एप्पल एक तनी हुई रस्सी पर चलते हुए कलाकार की तरह है। एक तरफ अमेरिका है जो चाहता है कि एप्पल अमेरिकी हितों के साथ चले, दूसरी तरफ चीन है जो चाहता है कि एप्पल स्थानीय नीति के अनुसार झुके। एप्पल को राजनीतिक बयान देने की अनुमति नहीं है। एप्पल को सिर्फ एक चीज की अनुमति है, बिजनेस। टिम कुक का सबसे बड़ा कौशल यह है कि उन्होंने एप्पल को इस राजनीतिक तूफान के बीच संतुलित रखा। लेकिन एप्पल सिर्फ संतुलन नहीं बना रहा, एप्पल भविष्य की तैयारी भी कर रहा है। चीन में उसका विस्तार सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले 20 साल के लिए है। वह चीनी शहरों में रिसर्च सेंटर बना रहा है, चिप पैकेजिंग यूनिट्स बना रहा है और एआई ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स पर काम कर रहा है। एप्पल यह समझता है कि अगर उसे भविष्य जीतना है तो उसे स्केल प्लस क्वालिटी प्लस स्पीड प्लस इनोवेशन चारों का मेल बनाकर रखना होगा। लेकिन इस सबके बीच सवाल खड़ा होता है, एप्पल को चीन की जरूरत क्यों है और चीन को एप्पल की जरूरत क्यों है? उत्तर सरल है, एप्पल को चीन की जरूरत है क्योंकि चीन के पास सबसे तेज उत्पादन क्षमता है, चीन के पास विशाल श्रमिक बल है, चीन के पास माइक्रो इंजीनियर्स की सेना है, चीन में उत्पादन लागत अभी भी नियंत्रित है, चीन के पास टूलिंग कैपेबिलिटी अनमैच्ड है, और चीन को एप्पल की जरूरत है क्योंकि एप्पल चीन की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हाई वैल्यू निवेशक है। एप्पल से चीन ने टेक्निकल स्किल हासिल किया, एप्पल ने चीन के शहरों को विकसित किया, एप्पल ने चीन के सप्लाई चेन को दुनिया के नंबर 1 स्तर पर पहुंचाया। एप्पल का ब्रांड चीन को ग्लोबल प्रेस्टीज देता है। यह रिश्ता जरूरत से आगे बढ़कर सहनिर्माण बन चुका है। यही कारण है एप्पल और चीन का रिश्ता टूट नहीं सकता, केवल बदल सकता है। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता, न शक्ति, न साझेदारी, न अर्थव्यवस्थाएं। सब समय के साथ बदलती है, नया उठता है, पुराना ढलता है, और एप्पल भी इस बदलाव को समझ चुका है। आज जबकि चीन दुनिया की फैक्ट्री है, एप्पल जानता है कि भविष्य में शक्ति संतुलन बदल सकता है। इसलिए वह अब एक नई रणनीति पर काम कर रहा है, एक ऐसी रणनीति जिसमें जोखिम कम हो, विकल्प बढ़े और सप्लाई चेन इतनी मजबूत हो कि किसी एक देश या सरकार के फैसले से कंपनी की नींव न हिले। यही कारण है कि एप्पल ने भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया में धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एप्पल की यह शिफ्ट मजबूरी नहीं, दूरदर्शिता है। एप्पल जानता है कि चीन जैसा इकोसिस्टम कोई 1 या 2 साल में नहीं बन सकता, इसलिए वह आज सिर्फ विकल्प तैयार कर रहा है, ऐसा विकल्प जहां गुणवत्ता बनी रहे, स्पीड बनी रहे और नियंत्रण भी। भारत इस नई रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। भारत के पास जनशक्ति है, टेक एजुकेशन की तेजी से बढ़ती संस्कृति है और एप्पल के लिए राजनीतिक समर्थन भी है। लेकिन भारत अभी उस स्तर पर नहीं है जहां उत्पादन की गति और गुणवत्ता चीन जैसी हो। इसलिए एप्पल भारत को सिर्फ उत्पादन का देश नहीं, बल्कि धीरे धीरे सप्लाई चेन कनेक्टिविटी और हाई एंड स्टैंडर्डाइजेशन सिखा रहा है। वियतनाम एप्पल के लिए दूसरा स्तंभ है, क्योंकि वहां श्रम शांति, अनुशासन और उत्पादन गति पहले से है। लेकिन फिर भी एप्पल का केंद्र अब भी चीन है, क्योंकि एप्पल के सबसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद अभी भी चीन में बनते हैं। इसका मतलब यह है कि एप्पल चीन से भाग नहीं रहा, वह सिर्फ भविष्य के लिए बुद्धिमानी से एक दूसरा पैर बना रहा है। अब बात आती है, इस पूरी कहानी का हम पर क्या असर है? हम क्या सीख सकते हैं? ये कहानी केवल एप्पल और चीन की नहीं है, ये सफलता और रणनीति की कहानी है। ये कहानी कहती है कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ आइडिया काफी नहीं, एग्जीक्यूशन चाहिए। दुनिया में लाखों लोग आइडिया लेकर घूमते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होते क्योंकि वे उसे समय पर और सही तरीके से लागू नहीं कर पाते। स्टीव जॉब्स की सोच महान थी, लेकिन उसे वास्तविकता में बदलने वाला टिम कुक का एग्जीक्यूशन था।
इसका मतलब यह है कि सपने देखने वाला और सपनों को बनाने वाला दोनों का एक साथ होना जरूरी है। दूसरा सबक है, संसाधन हमेशा वहां नहीं मिलते जहां आप खड़े हैं। कभी कभी संसाधनों के पास जाना पड़ता है। एप्पल ने भी यही किया। अमेरिका में बना लेकिन बढ़ा चीन में। इसका मतलब यह हुआ, दुनिया आपका इंतजार नहीं करेगी, आपको दुनिया की तरफ बढ़ना होगा। तीसरा सबक, गति ही शक्ति है। आज की दुनिया में जो तेज है वही आगे है। चाहे बिजनेस हो, करियर हो, सीखना हो, संबंध हो या अवसर, जो तेजी से निर्णय लेता है और तेजी से काम करता है वही नेता बनता है। चीन ने यह समझा, इसलिए चीन जीता। एप्पल ने यह समझा, इसलिए एप्पल जीता। अगर आप अपने जीवन में देर करेंगे तो कोई और आपकी जगह ले लेगा। ये दुनिया इंतजार नहीं करती। चौथा सबक, सफलता हमेशा किसी एक चीज पर निर्भर नहीं होती। सफलता एक सिस्टम होती है। एप्पल सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक सिस्टम है। चीन सिर्फ एक देश नहीं, एक उत्पादन मशीनरी है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ एक स्किल मत सीखें, एक सिस्टम बनाएं। आपकी जिंदगी, आपका करियर, आपका बिजनेस, सब कुछ एक नेटवर्क बनकर काम करे। सीखने का सिस्टम, काम करने का सिस्टम, फोकस का सिस्टम। अगर सिस्टम मजबूत है तो परिणाम अपने आप आएगा। अब अंतिम और सबसे बड़ा सबक, सफलता समझौतों से नहीं, संतुलन से मिलती है। एप्पल और चीन दोनों ने संतुलन सीखा। प्रतिस्पर्धा और साझेदारी के बीच, लाभ और जिम्मेदारी के बीच, ब्रांड और उत्पादन के बीच। यह संतुलन ही असली बुद्धिमानी है। यही कारण है कि एप्पल और चीन दोनों आज भी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। और अब अंत में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख, यदि एप्पल और चीन की यह कहानी कुछ कहती है तो वह यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा धन संसाधन नहीं है, सबसे बड़ा धन है कौशल। कौशल सीखो, अपने हाथ और दिमाग को तेज बनाओ, समस्या हल करना सीखो, स्पीड के साथ काम करना सीखो, डेडलाइन पर लड़ना सीखो और सबसे महत्वपूर्ण, लंबे समय का विजन रखो। क्योंकि यही वह गुण है जिसके आधार पर साधारण लोग असाधारण बनते हैं। यही वह गुण है जिसके आधार पर कंपनियां साम्राज्य बनाती हैं। और यही वह गुण है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दुनिया बदल सकता है।